Friends, have a very sweet morning to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोजाना वीडियो देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 है इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जी हाँ, इंडियन फॉरेन ट्रेड के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने जो है आफ्टर गॉट इंडिपेंडेंस इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया। इस पर कंसंट्रेट करने का मुख्य उद्देश्य जो था इंडियन गवर्नमेंट का वो ये था क्योंकि वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को, जी हाँ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाकर रखना चाहते थे किसी प्रकार के फॉरेन कंपटीशन के साथ। वो चाहते थे कि अपने देश की जो इंडस्ट्री है उसे इतना डेवलप करें कि वो इंडस्ट्री जो है वो देश की जरूरतों को पूरा कर सके। उसके बाद जब ये स्टैंड हो जाए तब वो कहीं फॉरेन कंपटीशन का सामना करने की जो है वो काबिलियत या वो स्पर्धा करे। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब जब गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को अपनाया तो इसके कुछ अच्छे इंपैक्ट भी निकल आए और इसके कुछ बुरे इंपैक्ट भी आए। जी हाँ, दोनों तरह के इंपैक्ट को स्टडी करने वाले हैं आज हम इस लेक्चर के अंदर। अच्छा, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो है उसके गुड इंपैक्ट क्या थे? नंबर 1, हायर रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बढ़ गई क्योंकि हमने जो है बहुत सारी इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप करना शुरू कर दिया। और जो हम ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुआ, इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ी, जैसे इंडस्ट्री बढ़ी वैसे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो भी इंडिया के अंदर बढ़ना शुरू हुआ। इंडिया के अंदर ज्यादा गुड्स को फैसिलिटेट जो है वो होनी शुरू हो गई और इसके जो पीपल हैं वो ज्यादा गुड्स को पहले से कंज्यूम कर सकते थे। और जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि पहले हमारा ये था कि हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, तब हम प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा फोकस करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस। परंतु जैसे जैसे इंडस्ट्री विकसित होनी शुरू हुई हमने प्राइमरी सेक्टर के उत्पादन को तो बढ़ाना शुरू रखा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमने सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया और वहां पे प्रोडक्शन को बढ़ाना जारी रखा। इस तरह से हमारा इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, जी हाँ, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ और ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उससे आने लगा। ये हुआ हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ और साथ में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो अच्छा इंपैक्ट सामने नजर आया वो अच्छा इंपैक्ट था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जी हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में विभिन्न प्रकार से ग्रोथ हुई। जी हाँ, विभिन्न लेवल्स पर ग्रोथ हुई। हमने क्या किया? नंबर 1 पर मैं बताता हूं कि हमारे पास जो टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री चल रही थी हमने उसमें तो मॉडर्नाइजेशन किया, साथ में हमने क्या किया, साथ में हमने इंजीनियरिंग गुड्स को भी जो है वो उससे संबंधित भी इंडस्ट्री को लगाया ताकि हम इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर बेमिसाल प्रोडक्शन करके दिखा सकें। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ, दूसरे क्या भिन्न चेंज आया, हमने जो है कंज्यूमर गुड्स का जो है प्रोडक्शन करना देश में स्टार्ट किया जिससे जो है कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा गुड्स अवेलेबल कराई जा सके। तीसरा हमने क्या किया, हमने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्थापना भी की ताकि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्थापना करके देश में एक नई प्रकार की जो इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर सकें और इन फ्यूचर ताकि हम कंपटीशन पर जो है ज्यादा फोकस कर पाए वर्ल्ड में। इसीलिए हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्थापना जो है वो उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन करने में भी हमने महारत हासिल की। इसका मतलब ये हुआ जब पहले हमारा जो उद्देश्य था वो प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी को ज्यादा प्राप्त करना था, परंतु जैसे जैसे हम इस पॉलिसी को अपनाते चले गए, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को, हमने आंतरिक व्यापार के अंदर एस्टेब्लिशमेंट होने के साथ साथ, जी हाँ, आंतरिक मामलों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हमने इन चीजों को भी फोकस किया। हमने इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोडक्शन देश में बढ़ा लिया, हमने कंज्यूमर गुड्स को इनहेंस किया ताकि इसका प्रोडक्टिविटी भी देश में बढ़ाई जा सके। जी हाँ, हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी जो है इंडस्ट्री सेटअप की और हमने जो है इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का उत्पादन भी करना शुरू किया। आप जानते हो कि आज बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर वेल एस्टेब्लिश है। जी हाँ, तीसरा हुआ कि इस के गुड इंपैक्ट में आता है कि हमने इन्वेस्टमेंट के अवसर प्रदान किए। जी हाँ, आप जानते हैं जिनके पास, हमारे देश में जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था उन्होंने स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्री शुरू की। स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्री जो होती है वो ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें कम पैसे की जरूरत होती है। ऐसी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की ज्यादा निकलकर सामने आई। तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके से अपने अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों को सेटअप किया और उसमें वो इन्वॉल्व हो गए। इससे काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होने में सहायता मिली। जी हाँ, अब हमने इनके गुड इंपैक्ट के बारे में अच्छी तरह जान लिया है। ये हम पढ़ने वाले हैं बैड इंपैक्ट ऑफ
इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी की। जी हाँ, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के बैड इम्पैक्ट क्या रहे? जहां किसी एक पॉलिसी के गुड इम्पैक्ट हो सकते हैं, वहां उसी समय वहां पर कुछ उसके बैड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। बैड इम्पैक्ट के अंदर पहला हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ इनइफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। जी हाँ, आप जानते हैं कि 1950 से लेके 1990 तक के दशक में जितनी भी इंडस्ट्री लगी उसमें गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव था वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को वेल रूप से एस्टेब्लिश करना था। हालांकि हम जानते हैं कि उस समय इंडिया के जो इन सेक्टर्स के अंदर लगने वाली मैनेजमेंट है वो इतनी ज़्यादा इफिशिएंट नहीं थी और ये इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दूरभाष के अंदर, जी हाँ, अगर हम ये बात देखें, दूरभाष यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर जो है बीएसएनएल की मोनोपोली हुआ करती थी, जबकि उसमें इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स के चांसेस नहीं थे और वो मनचाहे ढंग से कीमतें वसूल किया करता था। तो उस समय कोई कंपटीशन था नहीं किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ। तो इस तरह से जो है वो इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली के साथ जो है हमें सर्वाइव करना पड़ रहा था। अकेला बीएसएनएल ही टेलीकॉम सर्विसेज प्रदान करता था। तो इस तरह बाकी इंडस्ट्री के साथ ना कोई कंपटीशन था, ना कोई उसको सोर्स प्राप्त हो रहे थे कि वो आए और इसमें जो है किसी कंपटीशन की जो है लेवल देखा जाए और जो है कंज्यूमर को कोई फायदा हो। जी हाँ, सेकंड हम करना चाहेंगे लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारी जो पीएसयू स्टैब्लिश हो रही थी उनके अंदर मोनोपोली हुआ करती थी, कंपटीशन का बहुत ज़्यादा अभाव हुआ करता था। जब जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता मेरे बच्चों, वहाँ पर आगे बढ़ने का कोई चांस भी नहीं होता, वहाँ इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन नहीं आता है। जहाँ कंपटीशन होता है वहीं हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, नई इनोवेशंस होती हैं और मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा जो है वो स्थान मिलता है। मॉडर्नाइजेशन तभी आता है जब कंपटीशन होता है। यहाँ कंपटीशन था ही नहीं तो मॉडर्नाइजेशन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मॉडर्नाइजेशन की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही थी या नहीं के बराबर थी। नंबर 3, अगर इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पीएसयू, सरकार ने जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लगाए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लगाए, वो डिस्क्रिमिनेट की पॉलिसी पर लगाए, क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि ये 1990 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तब सरकार का यही सोच थी कि पीएसयू ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और इस चक्कर में वो प्राइवेट सेक्टर्स की लोगों को वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंसिंग और इस तरह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को जो है लगाया हुआ था। ये इनडिस्क्रिमिनेट की जो पॉलिसी थी ये देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रही थी। फोर्थ, जो हमारे पास इसका बैड इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकली अनवेल्ड स्टेट एंटरप्राइजेज। जी हाँ, हमारे पास जो स्टेट एंटरप्राइजेज चल रहे थे, अगर वो चल रहे थे पीएसयू, जो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जिन्हें रिकरिंग लॉसेज होने के बावजूद भी कैरी ऑन करना जरूरी था, दर ईयर हर साल जो है वो उन्हें चलाया जा रहा था। हालांकि पीएसयू के अंदर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होने की वजह से या फिर किन्हीं और कारणों से लगातार रिकरिंग लॉसेज हो रहे थे, फिर भी वो चलाए जा रहे थे। इसकी बजाय अगर पब्लिक सेक्टर का कोई भी उद्योग हो उसमें अगर रिकरिंग लॉसेज होने लग जाए तो वो शटडाउन की कगार पर आ जाता है। तो बच्चों, इस इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के जहां हमने फायदे स्टडी किए हैं वहीं हमने यहाँ इसके बैड इम्पैक्ट भी स्टडी किए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इसके रिवीजन का। आई विल गिव यू द फुल रिवीजन